हमारी खास पेशकश धन दौलत। मैं हूं साक्षी बत्रा। क्या आपने साइबर फ्रॉड यानी कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में सुना है? डिजिटल होती जा रही दुनिया में काफी कुछ आसान हो गया है। पढ़ाई लिखाई से लेकर जॉब्स और शॉपिंग से लेकर बैंकिंग और पेमेंट्स तक सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। इस ऑनलाइन सिस्टम ने जहां एक तरफ लाइफ हमारी बहुत आसान बना दी है, इसका दूसरा पहलू है ऑनलाइन फ्रॉड यानी कि साइबर फ्रॉड। तो कभी कोई खुद को बैंक कर्मी बताकर पैसों की ठगी कर लेता है, कई बार कोई जॉब्स के नाम पर फ्रॉड कर बैठता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो किसी किसी को तो लॉटरी या जैकपॉट के ऑफर्स के चक्कर में भी फंसा दिया जाता है। अब इन ऑनलाइन फ्रॉड से बचने का तरीका क्या है, ये तो हम आपको बताएंगे ही एक्सपर्ट से जानकर, लेकिन खास तौर पर इस पहली रिपोर्ट को देख लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन फ्रॉड किस तरीके के हो रहे हैं। एक क्लिक और ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर, एक ओटीपी और चुटकियों में निपट गया काम। बिजली का बिल भरना हो या फिर बच्चों की फीस जमा करनी हो, इंटरनेट ने सब आसान बना दिया है। लेकिन इस आसान राह में मुश्किलें काफी बड़ी हैं। साइबर क्रिमिनल आपकी गाढ़ी कमाई में सेंध लगाने की फिराक में रहते हैं। फोन कॉल के जरिए निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। बैंक अकाउंट या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होने की बात कर केवाईसी के लिए लिंक भेजा जाता है और जैसे ही लिंक ओपन कर आगे बढ़े, लग गई चपत। यही नहीं, लोक लुभावने ऑफर के चक्कर में फंसकर भी लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा देते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में हर 11 सेकंड में एक साइबर अटैक होता है। वहीं भारत में हर 10 मिनट में कोई न कोई साइबर ठगी का शिकार हो जाता है। देश में इंटरनेट यूजर का आंकड़ा करोड़ों में है। लोग अपने सोशल नेटवर्किंग से लेकर बैंकिंग तक हर काम इंटरनेट के जरिए कर रहे हैं। इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत में साल 2020 में 17,560 साइबर अटैक हुए थे, यानी हर दिन 71 वेबसाइट को हैक किया गया। साल 2019 में भारत को साइबर हमलों की वजह से 1,25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अब कैसे कैसे होता है साइबर क्राइम, ये भी समझ लीजिए। दरअसल कोई भी साइबर वर्क जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटी है, जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क के जरिए ठगी की जाती है, वो साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। साइबर अपराधी इसके जरिए आपकी प्राइवेसी से लेकर आपके अकाउंट से पैसे तक गायब कर देते हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो साइबर अटैक की वजह से हर मिनट पूरी दुनिया को 84 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। एक अनुमान है कि साइबर हमलों से दुनिया को हर साल 6.1 ट्रिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपए में 449 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। डेटा हैकिंग, फिशिंग मेल, ओटीपी फ्रॉड और मोबाइल फ्रॉड, हनी ट्रैप जैसे तमाम अपराध हैं जिन्हें साइबर अपराधी अंजाम देते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में साइबर क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। जरा सी चूक का फायदा उठाकर साइबर ठग आपको कंगाल कर सकते हैं। लिहाजा सावधान रहें, सतर्क रहें, ताकि आपकी गाढ़ी कमाई में कोई साइबर ठग सेंध ना लगा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब स्वागत करते हैं आज के हमारी खास मेहमान का। अल्पना भोगे हमारे साथ मौजूद हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। अल्पना जी, स्वागत है आपका इस खास शो पर। तो सबसे पहले आप हमारे सभी दर्शकों को ये बताइए कि आखिरकार साइबर फ्रॉड्स के केसेस कितने बढ़ गए हैं इंडिया में, और इसके बारे में हर व्यक्ति को जागरूक होना क्यों जरूरी है? देखिए, लास्ट ईयर 2021 में एक सर्वे हुआ था जिसके मुताबिक इंडिया में जो पॉपुलेशन है, आउट ऑफ दैट पॉपुलेशन 47% लोग जो है वो ऑनलाइन या फिर इंटरनेट एक्सेस करते हैं। अब जब इतना बड़ा जो पॉपुलेशन है वो इंटरनेट एक्सेस करता है और ऑनलाइन है, तो साइबर क्राइम तो ऑब्वियसली बढ़ना ही है। कोविड की वजह से भी काफी चीजें ऑनलाइन हो गई, बाहर जा नहीं सकते थे, तो इन सब चीजों की वजह से साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ गए हैं। जहाँ पे आपका कवरेज बढ़ जाता है इंटरनेट पे, वहाँ पे साइबर क्राइम के लिए वल्नरेबिलिटीज भी बढ़ जाते हैं। तो हर एक को इसके लिए जागरूक रहना है, क्योंकि पहले जो क्राइम रहते थे, साइबर क्राइम, वो बहुत सिंपल रहते थे। कोई फोन कर लेगा, आपकी इंफॉर्मेशन पूछेगा, ट्राई करेगा प्रोवोक करने के लिए और इंफॉर्मेशन ले लेगा। आजकल ऐसा नहीं है, ये सोफिस्टिकेटेड हो गया है। बिल्कुल। आजकल लोग फोन करके आपको बोलते हैं कि हाँ, हम ऑथेंटिकेशन के लिए तैयार है, हमें आपका यूजर नेम पता है, पासवर्ड पता है, या फिर हमें आपका एड्रेस पता है। जब आप सुनते हो ये सब कि हाँ, तो सामने वाला तो ऑथराइज्ड, ऑथेंटिकेट व्यक्ति है, बिकॉज वो हमें हमारी इंफॉर्मेशन दे रहा है जी। बट ये सोफिस्टिकेशन इतना बढ़ गया है, इसलिए सतर्कता या फिर सावधानी
बरतना ही इसके लिए एक सोल्यूशन है। बिल्कुल। तो पहले ये बताइए कि साइबर फ्रॉड्स होते कैसे हैं और हमें किन जरियों से ये अटैक करते हैं? कौन सी चीजों के इस्तेमाल से कहीं ना कहीं हम वल्नरेबल पोजीशन में आ जाते हैं? देखो, आप जब ऑनलाइन कुछ शॉपिंग कर रहे हो, आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे अलग अलग वेबसाइट्स को ब्राउज कर रहे हो, जी। या फिर आप गेम खेल रहे हो, आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, इन सब चीजों में इन सब चीजों में चांसेस है कि यू आर एक्सपोज टू साइबर क्राइम। जी। बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे है, आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि जानिए आप पिछले जन्म में क्या थे, एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंटरटेनमेंट आप क्लिक कर लेते हो, तो वो आपको नाम वगैरह पूछ लेते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। दिस इज द वे एक्चुअली द साइबर क्रिमिनल्स आर गेटिंग योर इन्फॉर्मेशन। वो आपसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। ठीक है। और जब वो इन्फॉर्मेशन निकलती है, वो आपको पता नहीं रहता है, क्योंकि आपने तो दे दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, पर वो इन्फॉर्मेशन बाद में वो फोन करके आपको बोलते हैं कि ये हमें पता है, एंड देन यू फील कि ओ, ये तो ऑथेंटिकेट सोर्स है। ठीक या है। फिर आप गेम खेल रहे हो, कहीं से पॉपअप आ जाता है कि डाउनलोड करो कुछ, और आप डाउनलोड कर लेते हो ऐप, दैट ऐप कीप्स ऑन वॉचिंग यू। आपको पता भी नहीं रहता, पर आप जब मोबाइल पे कुछ यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हो, तो ऐप आपको देखते रहता है, वो इन्फॉर्मेशन आपकी निकालते रहता है, एंड देन द सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके अगेंस्ट यूज। एग्जैक्टली। मैं इसी सवाल पर आ रही थी कि जैसे आपने कहा फेसबुक हो या फिर ऑनलाइन गेम्स हो, जहां पर हम डेफिनेटली रोजाना देखते ही हैं, बहुत लोग जाते हैं, तो ऐसे में साइबर फ्रॉड को पहचानने का तरीका क्या है? कैसे पता चलेगा कि ये ऐप ऑथेंटिक है, या फिर यहां पर जो भी बातचीत हो रही है इससे कहीं ना कहीं मेरा डेटा रेप्लिकेट हो जाएगा? ये कैसे पता चलेगा? देखो, ये बहुत डिफिकल्ट है पहचानना कि आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया और आपको पता है कि कॉम्प्रोमाइज हो गया। इसलिए मैंने जैसे पहले बोला है कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यही एक मंत्र है। आपको विजिलेंट रहना है जब आप कुछ एक्सेस कर रहे हैं। आप अगर कोई वेबसाइट पे जा रहे हैं तो वो सिक्योर वेबसाइट है क्या? जैसे आप अगर लिंक देखोगे जी, अगर ये HTTPS है, एस एज इन सिक्योर्ड है, अगर वो HTTPS नहीं है और जस्ट HTTP है, तो आप वहां पे आपका ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड ना दें। सिक्योर्ड वे ऑफ ऑथेंटिकेशन देखो, आपको पेमेंट करना है वो सिक्योर्ड है क्या, वो चेक करो। जब तक आपको पता नहीं है कि सामने वाला बंदा या लिंक या इंफॉर्मेशन आपको पता है, तब तक उसको क्लिक मत करो। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ठीक है। ये यहाँ पर एक बात नोट करने की थी कि जो वेबसाइट्स आप क्लिक करेंगे उनमें जरूर चेक कर लीजिए कि वेबसाइट के नाम से पहले HTTPS होना जरूरी है। उससे पता चलता है कि ये ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है या नहीं। ये फर्क आप जरूर देखें। इसके अलावा ये बताइए कि आजकल व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, कई फेक मैसेजेस आ जाते हैं। कई बार तो ऐसे लगता है कि वो हमारे ही बैंक से आ रहे हैं, SBI HDFC बैंक से, तरह तरह के जो मैसेज आते रहते हैं, और कई बार लोगों को लगता है कि ये तो हमारा ही बैंक हमें भेज रहा है, और उसी में ही फ्रॉड हो जाता है। तो यहां पर पहचान कैसे हो? देखो, आपको पहली बात तो ये है कि जब आपको मैसेजेस आते हैं तो यू नीड टू चेक कि ये मैसेजेस जो है वो अननोन नंबर से है या नोन नंबर से है। अगर ये अननोन नंबर है तो उस पे क्लिक मत कीजिए। आपको जब व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं तब व्हाट्सएप आपको पूछता है, फॉर एग्जांपल अगर साक्षी जी आपका नंबर मेरे पास अगर सेव नहीं है, तो पहली बार जब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो व्हाट्सएप हैज एन ऑप्शन कि आप उसको ब्लॉक कर सकते हो बिफोर यू रिस्पॉन्ड। आप चेक करो कि ऑथेंटिसिटी क्या है, सच में ये बंदा जो है वो रियल है या नहीं है। आप जितना विजिलेंट रहोगे, आप जितना जागरूक रहोगे, उतना आप इन फ्रॉड से बच सकते हो। जो लिंक्स है क्लिक ना करें। लिंक्स को इमीडिएटली आप जब ईमेल पे भी देखते हो, देखो लिंक्स में क्या होता है कि जनरली लिंक में आपको पता है जीमेल है, GMAIL, बट जब फिशिंग ईमेल्स आते हैं तो वो GGMAIL होता है, या फिर कुछ अलग, पर आप समझ नहीं पाएंगे और फिर आप क्लिक कर देते हैं। तो यू नीड टू बी विजिलेंट कि कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे नहीं करना है। जो आप एक्शन ले रहे हो, हर पॉइंट पे जब आप एक्शन ले रहे हो तो चेक करो कि ये एक्शन जरूरी है, ये एक्शन ऑथेंटिकेट है, और जहाँ पे ये जा रही है ये क्या रिक्वायर्ड है, और फिर क्लिक करो।
अल्पना जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम अपने दर्शकों को ये बताते हैं कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कुछ खास सेफ्टी टिप्स क्या हैं। तो ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए आप अपना पर्सनल डेटा किसी के साथ भी शेयर ना करें। लोक लुभावने ऑफर्स को देखकर किसी भी अनजान लिंक पर भी आप क्लिक ना करें। क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करते वक्त डिटेल्स जरूर वेरीफाई करें कि ये डिटेल्स कहां की हैं और किसको आप पेमेंट कर रहे हैं। ऑनलाइन कॉल पर अपनी निजी जानकारी कतई किसी के साथ भी शेयर ना करें। साथ ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड का पिन या सीवीवी नंबर, साथ ही पैन कार्ड या आधार कार्ड नंबर किसी के साथ भी आप शेयर ना करें। अपना यूपीआई पिन भी समय समय पर आप चेंज करते रहें और अलग अलग अकाउंट्स के लिए हमेशा अलग अलग ही पासवर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। और अब चलते हैं मेरे सहयोगी हर्ष के पास, ये जानने के लिए कि अगर आपके साथ किसी भी तरीके का ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है तब आप क्या कर सकते हैं, कहां पर जाकर कंप्लेन या इसकी शिकायत कर सकते हैं। बताइए हर्ष। शुक्रिया साक्षी। तो हम आए दिन सुनते हैं कि किसी के पास अनजान कॉल आई, व्यक्ति ने अपनी बैंक डिटेल शेयर करी, यहां तक कि ओटीपी शेयर किया और उसके बाद खाता एकदम साफ हो गया। या फिर हम ऐसे भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग फिशिंग ईमेल का शिकार हो जाते हैं। अलग अलग तरीके से ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया जाता है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसी घटना हो जाए तब आपके पास क्या विकल्प रह जाता है? आपको सबसे पहला कदम कौन सा उठाना चाहिए? कहां आप सबसे पहले शिकायत दर्ज कर सकते हैं? इन तमाम सवालों के मैं जवाब आपको दूंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अगर ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते हैं तो आप कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, सिंपल लिखना है साइबर क्राइम पोर्टल। बहुत सिंपल है। इसके बाद आप देखिए, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप करेंगे तो आपके सामने ये खुल जाएगी एक वेबसाइट, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। अब आपको करना क्या है, बहुत आसान काम है। आप हल्का सा नीचे जाइए, आपके सामने दो विकल्प हैं, लर्न अबाउट द साइबर क्राइम एंड फाइल अ कंप्लेंट। तो हमें शिकायत दर्ज करनी है, तो शिकायत दर्ज करने के लिए हम फाइल अ कंप्लेंट करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट खुल गया है। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें साफ तौर पे बताया गया कि अगर आपने कोई भी गलत जानकारी दी तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए। अब आपके सामने एक नया पेज खुल गया है और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी आपके सामने 3 विकल्प है, लेकिन हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है रिपोर्ट साइबर क्राइम, क्योंकि हमें अपनी शिकायत दर्ज करानी है। अब आपके सामने ये पेज खुल गया है। अब यहाँ पे क्या है, सिटीजन लॉगिन। अगर आप ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं, आपकी एक लॉगिन आईडी बनी हुई है तो ठीक है, आप यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो उनके लिए भी विकल्प है यहाँ पर कि क्लिक हियर फॉर द न्यू यूजर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, राज्य जिस राज्य में आप रहते हैं उसको चुनिए, उसके बाद लॉगिन आईडी डालिए। लॉगिन आईडी में यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक आपकी लॉगिन आईडी बनी नहीं है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए और गेट ओटीपी। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जो आप यहाँ मेंशन करेंगे, कैप्चा डालिए और सबमिट कर दीजिए। अब आपके सामने कैसा पेज खुल जाएगा, ये देखिए। अब आपके सामने इस तरीके का पेज पूरा खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ये लॉगिन आईडी जो मेरी ईमेल आईडी हो गई वो मेरी लॉगिन आईडी हो गई। यहाँ पर आप टाइटल में मिस्टर एंड मिसेस जो आपको डालना है, मेंशन करना है, उस अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, ईमेल हो गया, इस तरह की जानकारी आप डाल सकते हैं। फादर या मदर या स्पाउस, किसी की भी आप जानकारी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, परमानेंट एड्रेस की जहां पे जानकारी दे रखी है अपने परमानेंट एड्रेस डालिए। डिस्ट्रिक्ट यहाँ तक कि जो पुलिस स्टेशन है आपके नजदीक का, उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर आप सेव कीजिए और सेव करने के बाद कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू जब आप करेंगे तो आपके सामने किस तरीके की विकल्प खुलेगा, ये देखिए 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पे खुल जाएंगे। इंसिडेंट डिटेल, सस्पेक्ट डिटेल, कंप्लेनेंट डिटेल और प्रीव्यू एंड सबमिट। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इंसिडेंट डिटेल के ऊपर जाना है कि भाई वाकया हुआ कहाँ, कैसे हुआ, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर हमें दर्ज करनी है। जब नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे तो सस्पेक्ट डिटेल आएगा। देखिए सस्पेक्ट डिटेल क्या होती है, सस्पेक्ट डिटेल क्या होती है कि जिस पर आपको शक है। शक कैसे है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई ये इस चीज में शामिल है, तो उसमें क्या करना होगा आपको। देखिए अगर आपको सस्पेक्ट की आपको नाम पता है, उसकी ईमेल आईडी पता है, पैन नंबर पता है, या आपको कोई भी रिलेटेड जानकारी है, आप उसकी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ तक इसमें 2 विकल्प है कि अगर आपको एक से ज्यादा सस्पेक्ट है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी इसमें मेंशन है। अब कंप्लेनेंट डिटेल, जो कि शिकायत करता है, जो कि भुक्त भोगी है, जिसके साथ ये वाकया पेश आया है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, आपको सिंपली 4-5 चीजें आपसे पूछी जाएंगी, आपको उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा। जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा वो आपकी ईमेल आईडी पर आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। और उसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि नीचे एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर डाउनलोड का। जैसे ही आप उसको डाउनलोड के बटन को आप नीचे दबाएंगे तो आपके पास ये पूरी पीडीएफ फाइल आपकी कंप्लेंट की आपके सामने खुल जाएगी। इसके साथ ही
वो जो कंप्लेंट होगी आपकी, जो नजदीकी आपके पास जो थाना क्षेत्र आपके जो भी पड़ता है, उसके पास भी ये कंप्लेंट ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी और आपके मोबाइल पर जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, जो भी आपके केस को देख रहा होगा, उसका मोबाइल नंबर, उसका नेम ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। तो ये तो आपको पूरा समझ में आ गया कि कैसे आपको अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 2-3 दिन हो चुके हैं और आपको लग रहा है कि भाई मेरी कंप्लेंट का आगे स्थिति क्या है, मौजूदा वक्त में उस पर कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी आपको देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और विकल्प है, चेक स्टेटस। चेक स्टेटस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पर क्या करना है आपको, सर्च कंप्लेनेंट, आपका जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा वो आप यहाँ पर डालिए, डेट ऑफ रिक्वेस्ट होगी वो डालिए, तो आप उसके बाद अपनी जो शिकायत है उसकी मौजूदा स्थिति देख पाएंगे कि किस तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो ये पूरा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि कैसे आप कंप्लेंट कर सकते हैं अपनी, अगर आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड से जुड़ा वाकया पेश आता है। जी साक्षी। एक और सवाल जो मेरे जहन में था वो ये था कि अक्सर हम देखते हैं कि हर एक के पास अब एक मोबाइल है जहां पर कई तरीके की एप्स हम डाउनलोड करते हैं, कितनी तरह की हम वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, तो यहां से भी डेटा लीक होने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहां पर क्या बचाव का तरीका है, ये बताइए। देखो, आपके जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो तो सर्टेनली आपको हर बार आपके मशीन पे डालने ही है। एंड पॉइंट कॉम्प्रोमाइज ना हो इसलिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, वो भी रखने चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल पे, आपके पीसी पे हर बार रहने चाहिए। ठीक है। आपका जो एंड अवॉइड गिविंग आपकी जो पर्सनल क्रेडेंशियल्स है या फिर लिंक्स है, वो सब एक्सेस मत करें जब तक आपको पता नहीं है कि ये राइट ऑथेंटिकेटेड सोर्स। ठीक है। एक और सवाल जो अक्सर लोग अब ढूंढ रहे हैं और खोज रहे हैं, इसका शायद जवाब आपके पास हो कि साइबर इंश्योरेंस भी क्या कोई चीज होती है? किसी तरीके से क्या आप अपने आप को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए भी किसी तरीके का इंश्योरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो, साइबर इंश्योरेंस अभी आजकल मार्केट में आया है, ये कुछ बैंक्स उसको ऑफर कर रही है, बट मोस्ट ऑफ इट जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है या फिर आपका जो डेबिट कार्ड होता है, आप उसको भी सिक्योर कर सकते हो, आप उसका भी इंश्योरेंस ले सकते हो। तो ये सब चीजें अभी आजकल मार्केट में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि फोन कॉल या ईमेल के जरिए ही साइबर ठग अपना शिकार तलाश रहे हैं। साइबर क्रिमिनल फ्रॉड के ऐसे कई नए तरीके इजाद कर चुके हैं जिसमें अगर आप फंस गए तो समझिए आपकी गाढ़ी कमाई में सेंध लगना तय है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आजकल किन किन तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं। अगर आप इंटरनेट पर ज्यादा समय बिताते हैं और अपने छोटे छोटे कामों को निपटाने के लिए आप इंटरनेट पर निर्भर होते हैं, तो आपके लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। अगर इंटरनेट का इस्तेमाल करते वक्त जरा भी लापरवाही हुई तो साइबर फ्रॉड आपकी गाढ़ी कमाई में महज एक क्लिक से सेंध लगाकर खाता खाली कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड लोगों के बैंक खातों की जानकारी लेकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को हनी ट्रैपिंग में फंसाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आजकल किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। तो सबसे पहला है फिशिंग या स्पूफिंग। इसमें साइबर ठग आपकी संवेदनशील जानकारी जैसे बैंक खाता का डिटेल और पहचान चुराता है। साइबर फ्रॉड का एक और तरीका है मालवेयर। ये एक तरह का वायरस है जो डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट जैसे उपकरणों से निजी जानकारियां चुराता है। आजकल सिम स्वैप के जरिए भी लोगों को लूटा जा रहा है। सिम स्वैप में तकनीक की मदद से मेन सिम कार्ड की जगह डुप्लीकेट सिम बना ली जाती है, जिसके जरिए धोखेबाज बैंक खाते से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। साइबर फ्रॉड क्रेडेंशियल स्टिफिंग के जरिए भी लोगों को ठग रहे हैं। क्रेडेंशियल स्टिफिंग में ठग आपकी निजी जानकारियों को इकट्ठा करते हैं, जिसमें आमतौर पर उपयोगकर्ता का नाम, ईमेल आईडी या अकाउंट पासवर्ड की सूची होती है, जिसका इस्तेमाल कर लोगों को ठगा जा रहा है। इन दिनों ई वॉलेट ऐप्स पर भी मनी रिक्वेस्ट की सुविधा होती है। इसमें कोई भी आपको लिंक भेजता है और उस पर आपका खाता खाली हो जाता है। यही नहीं, फ्री रिचार्ज और कैशबैक के लिए कॉल या मैसेज से भी लोगों की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है। मिनटों में लोन दिलवाने का वादा से लेकर फर्जी ग्राहक बनकर भी साइबर फ्रॉड लोगों की गाढ़ी कमाई में सेंध लगा रहे हैं। लिहाजा सावधानी ही बचाव है। सतर्क रहें और किसी को भी अपनी निजी जानकारी न दें और न ही अनजान लिंक पर क्लिक करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब
अब चलते हैं हम जनता के सवालों पर। ढेर सारे सवाल जनता के भी हमारे पास आए हैं अल्पना जी। उम्मीद करते हैं कि आप उनके सवालों के जवाब भी दे पाएं। सबसे पहले हमारे पास जो सवाल आया है वो रवि का सवाल है और ये दिल्ली से है। वो ये पूछ रहे हैं कि कौन से ऑनलाइन पेमेंट मेथड सेफ हैं। देखो, जो आरबीआई आपको रेगुलेशन, एज पर आरबीआई रेगुलेशंस जो आरबीआई डिक्लेयर करती है कि ये सेफ मोड ऑफ पेमेंट है, वही आप इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल पेपाल है, पेयू मनी है, पेटीएम है, रेजोर पे है, भीम ऐप्स है। ये ऐप्स ऑथेंटिकेट है क्योंकि इनको आरबीआई ने मान्यता दी है। पर जो आपको पता नहीं है, आपने सुने नहीं है, आपने देखा नहीं है, उसको पहले आप सर्च कर ले, वो ऑथेंटिकेट है क्या वो देख ले और फिर ही पेमेंट्स करें। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। मनोज का प्रयागराज से ये सवाल आया है। वो पूछ रहे हैं आपसे कि उनका बैंक से पैसा चला गया है तो क्या अब वो मिल सकता है या नहीं। किसी तरीके से उनका जो फ्रॉड हुआ है उसके बाद वापसी हो सकती है उनके पैसे की या नहीं। बैंक फ्रॉड्स आजकल बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जब मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और आपकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हैकर के पास चली जाती है। हैकर 2-3 दिन बाद आपको फोन करता है और हैकर बोलता है कि मैं ट्रस्टेड सोर्स हूँ, आपका मुझे पासवर्ड पता है और लॉगिन आईडी पता है। तो ये तो मुझे लगता है कि नहीं, दिस इज राइट, क्योंकि बैंक को ही पता रहेगा मेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड। अगर ये बंदा बता रहा है सही तो दैट मीन्स इट्स एन ऑथेंटिकेटेड सोर्स। और फिर हम वही करते, वो जो हमको बताएगा, लिंक पे क्लिक करते हैं, बट ऑटोमेटिकली ऑन द अदर साइड ऑफ इट वो ऑटोमेटिकली आपका ट्रांजैक्शन, आपका इंफॉर्मेशन लेके उसको जैसे चाहिए वैसे वो ट्रांजैक्ट कर सकता है। तो विद ऑल दीज थिंग्स, दोज आर बीइंग इवॉल्विंग विद सोफिस्टिकेशन। तो आप बैंक के पास जा सकते हैं, आप आपका फ्रॉड केस वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स चेक करता है और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन रहती है उसके ऊपर वो आपको रिवर्ट करेगा। गारंटी नहीं है कि पैसा मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली आप वो ट्राई कर सकते हो। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बैंक कुछ आपको बता सकती है कि वेदर द रिफंड इज पॉसिबल और नॉट। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। ये मीनल का सवाल है हापुड़ से। वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि कितना डेटा ऑनलाइन ऐप्स पर शेयर करना चाहिए, क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, ये बताइए। देखो, आपके बैंक डिटेल्स, आप इवन जो आप फोटो आपका आधार कार्ड का या फिर पैन कार्ड का जो आप शेयर करते हो, ट्राई अवॉइडिंग इट टू डू। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका जो पर्सनल डिटेल्स देते हैं वो वल्नरेबल हो सकती है। तो आपकी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन लाइक बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन नंबर, ये सब आप एक दूसरे को भेजना अवॉइड करो। आपके जो पासवर्ड्स है वो आप व्हाट्सएप पे भेजते हो, इट्स अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ कम्युनिकेशन। अवॉइड डूइंग इट। बाय अवॉइडिंग डूइंग ऑल दिस थिंग्स आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया अल्पना जी, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन दौलत के इस खास शो को यहीं समेटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन अगले हफ्ते भी एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अगर आपके मन में पर्सनल फाइनेंस को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं धन.दौलत@gntv.com पर।